तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा? चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। हम यहाँ बेसिक बेसिक चीज़ें समझ रहे थे ताकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम काफ़ी कुछ सीख चुके थे, फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने देख लिया था। अब इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट पार्ट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसका क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक तो तरीका होता है वो डेवलपमेंट के स्तर पर। डेवलपमेंट के स्तर पर कई बार आपने वर्ड सुना होगा कि अमेरिका तो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, लेकिन इंडिया विकासशील है और अफ्रीकन कंट्री तो अंडर डेवलप है या अनडेवलप्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है डेवलप्ड कंट्री का, अनडेवलप्ड कंट्री का या डेवलपिंग कंट्री का, वो देखेंगे। कई बार फॉरेन से रिलेशन, विदेशों से क्या संबंध है, उसके आधार पर इकोनॉमी को क्लासिफाइड किया जा सकता है। ओपन हो सकती, क्लोज हो सकती। इंडिया है, इंडिया से अमेरिका में सामान आ रहा है, अमेरिका से इंडिया में सामान आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ नॉर्थ कोरिया, मैं कहूँ ईरान, तो एक तरह से क्या ये क्लोज टाइप की इकोनॉमी है। फिर एक इकोनॉमी का दोस्तों स्टेट, या कहें हम स्टेट, स्टेट का मतलब देखो देश से होता है। कभी भी स्टेट का मतलब जो राजस्थान राज्य से नहीं होता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो सही वर्ड होता है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। तो जहां भी हम स्टेट का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में, तो उसका मतलब कंट्री से होता है। तो स्टेट या गवर्नमेंट के इंटरफेयर के आधार पर कई प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा पूंजीवादी इकोनॉमी है, वो तो कैपिटलिस्ट, वो तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, ये पढ़ा होगा। चाइना तो सोशलिज्म को पालन करती है, या इंडिया तो वंस अपॉन ए टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इन सब का क्या क्या मतलब है वो आज एक एक करके हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट के स्तर पर, सबसे पहले तो डेवलपमेंट का, वो कोई इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है वहां पर उससे पता चलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। कई देशों में अच्छी खासी हो रही है, खूब भारी लेवल पर इंडस्ट्री खुल रखी है, कई बार अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो देश क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो डेवलपमेंट के आधार पर दोस्तों इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले तो डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, पैसे वाले देश, डेवलप कंट्री। भाई इन देशों में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, हो चुकी है काफी, जितना भी इनके पास संसाधन थे उनका इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये देश क्या हो चुके हैं, अब रिच हो चुके हैं। इन देशों में क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई हो चुका है, जिनसे इनका लाइफस्टाइल क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे देशों की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। ऐसे देशों में जो देश डेवलप्ड हो चुका है, मतलब वहां पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, ऐसे देश पैसे वाले होते हैं, प्रोडक्शन वहां पे हाई होता है। उन देशों में क्या होता है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है। वहाँ हेल्थ, जब देश अमीर है तो वहाँ हेल्थ की व्यवस्था बढ़िया होगी, स्वास्थ्य, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी होगी। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, जैसे अमेरिका, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोपियन कंट्री होगी, जापान हो गए। ऐसे ये देश क्या होते हैं, ये देश दुनिया में सबसे रिच देश है, जापान, अमेरिका। इनमें क्या खूब बड़े लेवल पर इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, अपने यहाँ पर प्रोडक्शन किया, तो उससे क्या हुआ, घरों घरों में सामान सप्लाई किया, लोगों को रोजगार मिला, तो उनकी इनकम बढ़ी, तो प्रति पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। और वहाँ पर अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सड़कें, अच्छी अच्छी रेलवे, अच्छे रोड, सब कुछ अच्छे हैं। तो ये देश कहलाते हैं डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। इसलिए तो यहाँ भाग भाग के जाता है, इंडिया से आदमी भाग के अमेरिका क्यों जाता है, वहाँ ऐसे सिंग लग रहे हैं क्या। तो वो देश डेवलप्ड देश है दोस्तों, वहाँ अच्छे रोड है, अच्छा नेटवर्क है, हर चीज की अच्छी सेवाएं, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो सब कुछ वहाँ बढ़िया। इसके बाद आता है एक अंडर डेवलप्ड, या कदम में बिल्कुल अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड। ये दोस्त ऐसे देश हैं जहां पे अभी क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हुआ, बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे है ना डेवलपमेंट की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे मैं कहूँ अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री का दिमाग में आता है, आप लोगों के मन में आ जाता है बिल्कुल कि तो ठीक है, बहुत गरीब है, गाना हो गया, सूडान हो गया, ऐसे देश। चाहे मैं या मिडिल ईस्ट के जैसे देशों की बात करूँ, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये देश क्या है, इनमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। या तो इनमें तो इनकी पहचान होती है, या तो इनमें गृह युद्ध हो रखा है, सिविल युद्ध, सिविल वार, या कहीं ना कहीं इनसे कोई इंसर्जेंसी है, कहीं ना कहीं आतंकवाद से इनसे प्रताड़ित है सब। तो यहाँ पे कोई कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये ऐसे देश कहते हैं अंडर डेवलप्ड। एक होता है दोस्तों डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है। विकासशील देश, विकासशील देश दोस्तों वो होते हैं जिन्होंने अपने पास जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके अब डेवलप करना शुरू कर चुके। क्या करना शुरू कर, डेवलप करना शुरू कर चुके। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और भविष्य इनका उज्जवल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है और भविष्य इनका क्या है, भविष्य इनका उज्जवल है। अब मैं एक ही लाइन में कहूंगा, आप सब समझ जाओगे। एक तरह से तीन टाइप की जो डेवलपमेंट के आधार पर होगी डेवलप कंट्री। भाई कई आज इसकी तैयारी कर रहा था, ये क्या हो गया, एक तरह से डेवलप मतलब एचडीएम बन चुका है।
ये एचडीएम, ये डिवाइस भी बन चुका। अब इसको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये इसके जिंदगी में स्टेबिलिटी आ चुकी। तो ऐसे जो स्टेबिलिटी आ जाती है, डेवलप हो चुका, उसको कहते हैं डेवलप कंट्री। फिर आती है डेवलपिंग। ये दोस्तों ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनका कभी प्री पास हो चुका, लेकिन ये प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया से, एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्होंने कोचिंग लगा के घर पे भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कह देंगे हम डेवलपिंग कंट्री, इनका भविष्य उज्जवल है, इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल घर पे सो रहे हैं, घर में बेड पे सोच रहे हैं कि मैं तो एचडीएम बन जाऊं, तो उनको कहेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री। इन्होंने तो क्या किया, केवल सपने देख रहे हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया, प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी। तो ये 3 फेज आप से अनुमान लगा सकते हो। आरएस बन गया तो ये डेवलप हो चुका, सब कुछ सिस्टमेटिक सेट है, लेकिन पढ़ाई कर रहा है, अच्छे प्रोसेस में है, एग्जाम दे रहा है, प्री पास हो चुका, देश से ज्वाइन कर रही है, तो भविष्य में संभावना है कि इनका भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन अंडर डेवलप तो बिल्कुल सो रहा है, अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर जीरो डेवलपमेंट है, इन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी, तो इनको अंडर डेवलप कंट्री कहेंगे। ये डेवलप में आपको पता है यूएसए, यूके, यूरोप के अधिकांश देश, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऐसे देश शामिल है। डेवलपिंग में जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, टर्की, मैं और कह दूं तो इंडोनेशिया, या हम कहें साउथ कोरिया डेवलप कंट्री है। ऐसे देश, ये इसमें तो आप समझ ही जाओ अपने आप ही, जो सिविल वार से बता देते, अफगानिस्तान, सीरिया, अफ्रीका के अधिकांश कंट्री, वो सब क्या वो अंडर डेवलप कंट्री हैं। तो यह इसकी 3 स्थिति होती है, ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर। एक दूसरा कैटेगरी दोस्तों, फॉरेन कंट्री के संबंध के आधार पर, फॉरेन कंट्री या अदर कंट्री के से रिलेशन के आधार पर इकोनॉमी 2 प्रकार की होती है। एक तो ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी दोस्तों ऐसी इकोनॉमी होती है जो पूरी दुनिया से चीजें मंगाती है और बेचती है। जैसे इंडिया से माल जा रहा है कहाँ, यूएस से इंडिया आ रहा, इंडिया से जा रहा है चाइना से इंडिया आ रहा, इंडिया से यूरोप जा रहा, यूरोप से इंडिया आ रहा। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर ओपननेस है पूरा, न फॉरेन से कोई गुड आने में प्रतिबंध है, न इंडिया से फॉरेन को गुड भेजने पर प्रतिबंध है। खूब आओ फॉरेन से पैसा लेके, अमेरिका, एप्पल आओ, चाहे कोई भी आओ, सबका स्वागत है, यहाँ की कंपनी फॉरेन में पूरा निवेश कर सकती। तो ऐसी इकोनॉमी जो पूरी दुनिया के लिए खुली हुई हो, किसी भी प्रकार का कोई निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर, वस्तुओं के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, पूरी दुनिया से लेन देन करती हो, ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहते हैं। आज की डेट में दुनिया में अधिकांश देश ओपन ही इकोनॉमी को अपना रहे हैं, ज्यादातर हर देश कोई ना कहीं से सामान मंगा ही रहा है। क्लोज इकोनॉमी कोई मतलब नहीं है, ये हमारा देश है, बस इसके बाहर हम झाकेंगे नहीं, सब कुछ यही प्रोडक्शन करेंगे, सब कुछ यही प्रोड्यूस करेंगे, फॉरेन से कोई किसी प्रकार का इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट बैन है। जब इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपको कौन एक्सपोर्ट करने देगा, तो एक्सपोर्ट ही बैन है। तो ऐसी इकोनॉमी जो बाहर से, अदर कंट्री से कोई कनेक्शन नहीं रखती, सब कुछ डोमेस्टिक ही प्रोड्यूस करने का प्रयास करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होता, ना कोई निवेश कर सकता है, ऐसी इकोनॉमी को दोस्तों क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। हालांकि आज की दुनिया में कोई भी देश पूर्ण तो ओपन नहीं है, कोई भी देश की इकोनॉमी पूर्णतः क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें जैसे नॉर्थ कोरिया कोई लेन देन नहीं है, इवन ईरान हो गया, इनको भी क्या ज्यादातर उद्देश्य से कोई लेन देन नहीं होता, अपना जितना भी काम सारा डोमेस्टिक करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की इकोनॉमी को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। समझ गए अंतर यहाँ को। अब लास्ट जो इसका है, हमने ये देख लिया विकास के स्तर पर दोस्तों, विदेश से संबंध के आधार पर देख लिया खुली इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। आज ये बात कभी भी आए ओपन इकोनॉमी तो अपना आप समझ जाना कि भाई ऐसी इकोनॉमी जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई बैन नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई बैन नहीं है, खूब करो, खूब मस्त रहो। क्लोज इकोनॉमी है वो, तो मैं कहूंगा कि इंडिया है ना 1991 के पहले एक जमाने में क्लोज इकोनॉमी थी। क्यों थी? क्योंकि हम क्या करते थे, फॉरेन से इंपोर्ट बहुत कम से कम करते थे, थोड़ी बहुत को करते थे मामूली से, तो एक तरह से उसको नियर टू क्लोज ही कहेंगे, तो उसको हम फिर बाद में देख लेंगे। तो ये हमने देख लिया। अब लास्ट जो है ना गवर्नमेंट के या स्टेट के इंटरफेयर के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। ये सबसे फेमस है, सबसे कॉमन है, और आप लोगों ने इसको बार बार सुना होगा। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम के 2 टाइप होता है, एक तो पूंजीवादी होता है, एक समाजवादी होता है। तो अब इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे दोस्तों। जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, इकोनॉमिक सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन से होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रोडक्शन। वो देश में प्रोडक्शन कौन कौन कर रहा है, तो इस आधार पर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको पूंजीवादी भी इकोनॉमी कहते हैं,
इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, ये बाजार आधारित होती है दोस्तों, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा तरह की जो इकोनॉमी होती है इसको समाजवादी इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी कहा जाता है। इन दोस्तों बेसिक अंतर दोनों में है, ये है कि जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी आधारित जो इकोनॉमी होती है ना, यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन इंडिविजुअल करता है, प्रोडक्शन इंडिविजुअल या कोई बिजनेसमैन या बिजनेस कंपनी करती है, इंडिविजुअल करता है या कोई कंपनी करती है, ठीक है। यहां पे दोस्तों प्रोडक्शन है ना गवर्नमेंट करती है। अभी एक एग्जाम्पल से आप भी समझ जाओगे दौड़ के, प्रोडक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अरे भाई सरकारी कंपनियां है नहीं है भारत में। एक जमाने में जो सरकारी कंपनियां थी जितनी भी जो देश में प्रोडक्शन करती थी, वो क्या है, सरकारी कंपनियों का होना कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी को शो करता है। तो जैसा कि मान लो समझ को बीएसएनएल है, तो यहाँ बीएसएनएल में सेवा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन प्राइवेट कंपनी होगी एयरटेल, तो अगर केवल सारी प्राइवेट कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है, केवल प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज कर रही है, तो ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवादी इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन अगर जहां पे प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो, केवल गवर्नमेंट कंपनी के माध्यम से प्रोडक्शन हो, ऐसी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। आजादी के बाद आपको पता है नेहरू जी ने बेसिकली वो सोशलिस्ट इकोनॉमी ही स्टार्ट करी थी। वो क्या था, यूएसएसआर से प्रभावित थे। तो जब भी तो सरकारी जितनी भी कई सारी सरकारी कंपनियां खोली, सेल, गेल, बेल, ओएनजीसी, इतने सारे गवर्नमेंट के स्टील के प्लांट लगाए। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वहां पर गवर्नमेंट कोई नहीं होती, गवर्नमेंट ना तो प्लांट लगाती है, ना गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई काम करती है, सब कुछ कौन करता है? निजी क्षेत्र करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सारा काम कौन करता है? सारा काम प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट कंपनी टाटा, बिरला, अंबानी टाइप लोग करेंगे। यहाँ पे सारा प्रोडक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी करेगी। वो चाहे कौन हो, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सरकारी कंपनी बीएसएनएल हो, चाहे सरकारी कंपनी एयर इंडिया हो। तो यहाँ सबका सेवा कौन करता है? गवर्नमेंट का करता है। तीसरा बात, जो इस प्रकार की इकोनॉमी होती है दोस्तों कैपिटलिज्म, यहाँ पर जो आप जानते हो प्राइवेट कंपनी किस लिए काम करती है? तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो जो कैपिटलिज्म का बेसिक फंडा है ना, वो बेसिक फंडा होता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसको आम जनता से कोई लेन देन नहीं है, उसमें दिल नहीं होता पूंजीवादियों में। कोई गरीब आदमी है, अगर उसको खाना नहीं मिल रहा तो पूंजीवाद में ये नहीं चलेगा भाई। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो पैसा लाओ सामान लो, बात खत्म। लेकिन दोस्तों जो सोशलिज्म होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो काम करती है ना, गवर्नमेंट बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है। आम जनता जो गरीब है, जो नहीं खरीद सकता, उसको सस्ते दाम पर गेहूं देती है। ये सोशलिज्म प्रकार की इकोनॉमी में सस्ते दाम पर गेहूं, सस्ते दाम पर उसको टमाटर दे रही है, सस्ते दाम पर और भी कई सारी चीजें दे रही है। सस्ते दाम पर उसको है ना क्या ट्रेन में बैठ के जा सकता है, वो तो जनरल डिब्बे में फीस बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ सोशलिज्म का जो कंसेप्ट होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। दोस्तों इस प्रकार के जो कंसेप्ट ना कैपिटलिज्म में कंपटीशन में बहुत बल दिया जाता है, कंपटीशन पर। इसका जो पूंजीवाद का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जितना भी प्राइवेट आदमी है वो सब बुद्धिमान है। वो जब प्रोडक्शन करेगा तो बेस्ट करेगा। आप तो क्या करो, बाजार को अपने हाल पे छोड़ दो। हर आदमी, हर कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। जैसे कि एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, और 10 कंपनियां हो सकती है। इन सबके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा, और सबसे कम जो रेट होगी उसका बढ़िया चलेगा। तो ये इस प्रकार का जो पूंजीवादी सिस्टम है ना, बेसिकली कंपटीशन पे बल देता है कि प्राइवेट कंपनियों में क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सेवा दे। जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक देख लो, आईसीआई में, एचडीएफसी में कितना कंपटीशन है, तो वहां पे सेवाओं की गुणवत्ता कैसे मिलती है? एक वहां पर सरकारी कंपनियों में मोनोपोली होती है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की गुणवत्ता नहीं होती। आप पुलिस थाने में चल जाओ, आप तहसील में चल जाओ, आप सरकारी बैंक, जब एक जमाने में एयर इंडिया होती थी या रेलवे होती है, तो इंडियन रेलवे की सुविधा देखो आप, एक प्राइवेट बस की सुविधा देखो। इंडियन रेलवे में जाओ तो बाथरूम कैसे होते हैं, सीटें फटी हुई होती है, लेकिन वही प्राइवेट बस में जाके देखो तो प्राइवेट बस में चकाचक होता है। तो ये तो क्या होता है, कंपटीशन में बल देता है। दोस्तों यहाँ कंपटीशन नहीं होता, सरकारी चीज में कोई कंपटीशन नहीं होता। सरकार की मोनोपोली होती है। सरकार ने रेलवे चला दी, अब कोई रेलवे नहीं चल सकती। सरकार ने क्या किया, एक कंपनी खोल दी एयर इंडिया, और दूसरी कोई कंपनी नहीं होगी। तो इस प्रकार की केवल सरकारी चीजें होती है, तो एक तरह से क्या हो जाता है, उनकी मोनोपोली हो जाती है। दोस्तों मोनोपोली हो जाती है तो फिर आप जानते हो मोनोपोली में कंपटीशन नहीं रहता और चीजें खराब होती। यहाँ पर प्राइस कैसे डिसाइड होगी? तो यहाँ पर प्राइस दोस्तों डिमांड सप्लाई के आधार पर डिसाइड होगी, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर डिसाइड होगी। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस घट जाएगी, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। आम जनता कोई चीज की डिमांड ज्यादा कर रही है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी, कोई चीज की कीमत डिमांड नहीं कर रही तो उसकी डिमांड घट जाएगी। मतलब एक तरह से मार्केट तय करेगा बाजार में कौन सी चीज की भाव डिमांड ज्यादा तो उस चीज के भाव बढ़ जाएगा।
जिसकी सप्लाई कम हो उसकी भाव घट जाएंगे। सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता इसमें। टमाटर 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, सब कुछ सप्लाई डिमांड डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा प्राइस में। दोस्तों यहाँ जो प्राइसेस होती है ना, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। प्राइस बढ़ गई तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी किसी प्रकार से, जैसे कर रही है। कैसे? अभी देखो टमाटर महंगे हो गए तो गवर्नमेंट कितने में बेच रही है? 80 रुपये पर केजी में बेच रही है वैन लगा के। लेकिन ऐसा कैपिटलिज्म में नहीं होता। तो अब तक हम समझ चुके हैं मोटा मोटी कि जो पूंजीवादी इकोनॉमी है, बेसिकली इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें सब कुछ बाजार तय करता है, इसमें वही चीज का प्रोडक्शन होता है जो बाजार में डिमांड होती है। लेकिन सोशलिस्ट टाइप की जो इकोनॉमी होती है ना, इसमें दोस्तों बाजार नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई आम जनता को क्या चाहिए। आम जनता को टमाटर चाहिए तो टमाटर का प्रोडक्शन होगा, आम जनता को जूते चाहिए तो जूतों का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, यह सब कुछ प्राइवेट कंपनी करेगी, यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कंपनियां होगी कई सारी, यहाँ प्रॉफिट के लिए काम होगा, लेकिन यहाँ क्या काम होगा? यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा दोनों में अंतर। तो अब आप में से मैं किसी अंधे से भी किसी से पूछूं, वो क्या कहेगा कौन सी बढ़िया है? तो विच इज बेस्ट, कौन सी सिस्टम बढ़िया? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की सोशलिस्ट? अब आप में सारा आदमी कहेगा साहब कैसी बातें करते हो, सोशलिज्म बढ़िया है, सोशलिज्म इज बेटर कंपेयर टू पूंजीवादी। पर नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड वार सेकंड हो गया तो पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ गई थी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का यूएसए समर्थन करता था, अमेरिका और इसके एलाइड देश जो यूरोपियन कंट्री वगैरह, ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का समर्थन करते थे, मोटा मोटी पूंजीवाद का। इन्होंने जितना भी डेवलपमेंट किया कैपिटलिज्म पे किया। अमेरिका में आपको कोई सरकारी कंपनी मिलेगी नहीं, एक भी सरकारी कंपनी नहीं है वहां। तो केवल मानते हैं गवर्नमेंट का काम ही नहीं है बिजनेस करना। गवर्नमेंट का काम तो क्या, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है चीजों को। गवर्नमेंट का काम नहीं होता बिजनेस करने का, ऐसा माना जाता है। तो वहां पर प्राइवेट कंपनी आपको मिलेगी नहीं। तो इन जो वर्ल्ड वार 2 के बाद में अमेरिका जैसे देशों ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में अपनाए, सोशलिज्म अपनाई, रशिया ने, चाइना ने, और क्या कहते हैं हम, और जितने भी ये वियतनाम है, क्यूबा है। दोस्तों मोटा मोटा जिन जिन देशों ने भी सोशलिज्म अपनाया सब लोग मोटा मोटी फेल हो गए। चाइना भी बहुत गरीब था, लेकिन चाइना ने लगभग क्या किया, 1978 में क्या किया, इसने भी रिफॉर्म किया और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अपनाई। 1978 के बाद आज की डेट में चाइना समाजवादी इकोनॉमी है ही नहीं। आज की डेट में चाइना ने पूरा तरह पूंजीवाद अपना लिया। इवन इंडिया, नेहरू जी है ना, जो रशिया से या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर होता रहा उस जमाने में, इससे बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने भी क्या किया, सोशलिज्म का मॉडल अपनाया, लेकिन वो भी इंडिया में फेल हो गया। फिर बाद में 1991 में कौन आया हीरो बन के, मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े बाजार के समर्थक माने जाते हैं। मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो बेसिकली मार्केट सपोर्टर है, कैपिटलिज्म के सपोर्टर है। तो इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किया। एलपीजी रिफॉर्म कुछ नहीं था दोस्तों, एक तरह से क्या था, प्राइवेटाइजेशन की बात है। तो ये पूंजीवादी की तरफ ही जाना था। ठीक है, तो सोशल में नहीं काम कर सकता। आप सोचो, सब कुछ सरकारी कंपनी काम करती है, सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं, और सरकारी ऑफिसों में कैसे काम होता है। बाकी प्राइवेट कंपनी इतना तेज गति से काम होता है, बहुत तेज गति से काम होता है। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं कहीं सुन रहा था, एयर इंडिया में सर्दी आ गई। ठीक है, अब केवल मेनू बदलना है, पुरानी बात है अभी की नहीं है, मेनू बदलना है कि भाई सर्दी का कोई आइटम रखो, जैसे सूप जोड़ना है। तो एक इसके जो मेन्यू में सूप जोड़ने का में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। फाइल चलेगी, सबसे पहले इंडिया के बाबूजी लिखेंगे, फिर उसके ऊपर उसके बॉस के पास जाएगी, फिर उसके डायरेक्टर के पास जाएगी, फिर एविएशन मिनिस्ट्री के पास जाएगी, वो मंत्रालय का मंत्री साइन करेगा। ये 15-20 दिन लगेंगे। लेकिन यही काम प्राइवेट सेक्टर में मैं कह रहा हूं विदिन 1 मिनट हो जाएगा। उसका जो सीईओ तुरंत कहेगा कि ठीक है कल से सूप जोड़ देना भाई, बात खत्म। तो इस हिसाब से यहां क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग तेजी से होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में वो नहीं होती। और सरकारी सेक्टर की कई सारी इनएफिशिएंसी होती है, वो तो आप सबने देख रखा है सरकारी विभाग कैसे काम करते हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं। तहसीलों में कैसे काम होते हैं, रेलवे की क्या स्थितियां हैं, सबने उसको पता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इस पे उसकी समस्या आती है। तो पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया मान चुकी है, आप नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोटा मोटी कैपिटलिज्म बेस्ड थोड़े से ज्यादा कंपेयर टू सोशलिज्म के, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोनों ही में कुछ ना कुछ खामियां है। प्राइवेट में क्या होता है, इसमें पूंजीवाद में फिर क्या दिल नहीं होता, जो पैसे वाला हो तो चीजें खरीद लेगा, गरीब आदमी के लिए क्या। तो गरीब आदमी को भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो इसी को देख के भारत सरकार ने आजादी के बाद 1970 के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। क्या अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। इन्होंने क्या किया, दोनों को मिलाने का प्रयास किया, कैपिटलिज्म। तो कि प्राइवेट कंपनी भी होगी, यहां पे क्या होगा, यहां पे किंगफिशर एयरलाइंस भी चलेगी,
यहाँ पे इंडिगो भी चलेगी। साथ में क्या होगा, सोशलिस्ट, दोनों का मिक्स अपना है। साथ में क्या होगा, एयर इंडिया भी होगी, बीएसएनएल भी होगा, तो एयरटेल वोडाफोन भी होगा। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को तालमेल करने का किया। तो ऐसी सिस्टम जिसमें दोनों जो सिस्टम का बेस्ट अपनाने का प्रयास किया, उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। इन दोनों को क्वालिटी को मिला दो तो मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ क्या करता है, यहाँ मोटा मोटी बाजार के आधार पर चल रही है, प्राइवेट कंपनियां सब कुछ प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटा मोटी जो प्राइसेज होती है वो बाजार डिसाइड कर रहा है टमाटर का, लेकिन जब गरीब पे आ जाए तो गवर्नमेंट मदद करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, सस्ते दाम पे गैस सिलेंडर दे रही है, सस्ते दाम पे और कैसे सारी चीजें दे रही है। लेकिन साथ साथ में मार्केट भी अपना काम कर रहा है। मार्केट में इंडस्ट्री को छूट है, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करो, अपने हिसाब से बेचो, और कीमतें भी अपने हिसाब से डिसाइड करो। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन कुछ जगह करती है, जैसे मेडिसिन की दवाइयों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कई सारी चीजों को और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो भारत ने आजादी के बाद मोटा मोटी मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, जिसमें दोनों को जो सिस्टम का बेस्ट फीचर अपने में समाहित करने का प्रयास किया। हालांकि जो आजादी का 1947 के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई, लेकिन 1947 से 1991 तक हमारा रुझान देखो मिक्स में दोनों का गुण है, तो लेकिन किसी एक का तो ज्यादा होगा ना, तो ये मिक्स इकोनॉमी थी, लेकिन इसका रुझान सोशलिज्म की तरफ जा रहा था। कैसे था, इंदिरा गांधी जी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारी प्राइवेट बैंक नहीं रहेगा, सरकारी बैंक होंगे। तो ये एक तरह से क्या है, समाजवाद के प्रति रुझान जा रहा था, चाहे वो नेहरू जी हो चाहे इंदिरा गांधी जी हो, उनका खुद का निजी जो पसंद थी ना सोशलिज्म था। इसलिए उस जमाने के देखो जितने भी सरकारी कंपनियां पुराने टाइम की है, आज नई एक भी कंपनी नहीं खुल रही। सेल, गेल, बेल, ओएनजीसी, जितने भी सरकारी कंपनियां सब पुराने टाइम की है, नई टाइम की कोई भी नहीं है। सारे सरकारी बैंक सब पुराने टाइम के हैं। लेकिन 1991 में ये चलता रहा सिस्टम। लेकिन हम आप सबको पता है 1991 में हम लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए थे, जैसे आज श्रीलंका पहुंच गया। बीओपी क्राइसिस हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट पैदा हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैं एक शब्द में कहूं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, ताकि हम जिससे हम क्या करते थे, जिससे हम इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो 1991 में फिर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किया। क्या किया, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण किया। उदारीकरण किया मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। कुल मिला के प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनी को क्या करना शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, सरकारी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बेचना शुरू किया। अभी भी कर रही है वो, तो ये एलपीजी तो अभी भी चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया से आने दो व्यापार को, हम रोकेंगे नहीं, फॉरेन से कोई पैसा आएगा उसको नहीं रोकेंगे। तो एकदम से इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया। तो 1991 तक हमारी जो इकोनॉमी सोशलिस्ट की तरफ झुका होता, एक क्लोज इकोनॉमी थी, मोटा मोटी हम बंद इकोनॉमी थी। बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते थे, नहीं बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। हर चीज देश में बनाने का प्रयास क्या करते थे। फॉरेन से कोई कंपनी पैसा लेकर निवेश लेके आए तो नहीं आने देते थे। क्यों, डर लगता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ गुलाम नहीं बना ले। तो हम क्या करते थे, ज्यादातर फॉरेन से दूर रहते थे। लेकिन फिर बाद में 1991 में स्थिति बदली, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने उदारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया, प्राइवेट जो सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन किया और विदेशों से संबंध किया, एफडीआई वगैरह खोला देश को, आओ बाहर से फॉरेन कंपनियां खूब आओ और पैसा निवेश करो इंडिया में। तो अब हमारा रुझान है ना दोस्तों, वो पूंजीवाद की प्रति ज्यादा है। आज की डेट में इंडिया को कहीं ना कहीं मिक्स इकोनॉमी कहना भी मैं तो उसको उचित नहीं मानता, लेकिन फिर भी हम कहें कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन इसका रुझान, इसका जो झुकाव है किसकी तरफ है, वो पूंजीवाद की प्रति है, कैपिटलिज्म की प्रति है। गवर्नमेंट अब बहुत इंटरफेयर नहीं करती किसी भी चीज में, ना नई कोई गवर्नमेंट कंपनी खोल रही, ना कोई गवर्नमेंट उसकी प्राइस में कीमतों क्या होगी उसको कहीं इंटरफेयर नहीं करती। बहुत कम छोटा मोटा इंटरफेयर करती है, तो बाकी मोटा मोटी मार्केटिंग सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो दोस्तों आई होप आप सब लोग इस जो टॉपिक है हमारा उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप इसको एक बार और देख सकते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, जो उत्पादन के संसाधन होते हैं ना, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उस पर प्राइवेट सेक्टर का ओनर होता है, प्राइवेट सेक्टर ओनर होता है। अंबानी, अडानी ऐसे लोग ओनर होंगे। लेकिन समाजवादी में सरकार ओनर होती है। जैसे सेल का ओनर कौन है, स्टील प्रणाली, तो उसका ओनर भारत सरकार है। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पब्लिक वेलफेयर, सोशल जस्टिस, समाज कल्याण का होता है। यहाँ सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की, मेंटेनेंस की, रेगुलेटर के रूप में होती है। लेकिन गवर्नमेंट खुद नहीं करती। यहाँ कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं, कोई बिजनेस करना, गवर्नमेंट को बिजनेस से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो क्या होता है, गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, प्राइस से डिसाइड करती है। इसे बाजार आधारित इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्राइस होती है ना, वो मार्केट तय करता है। आवश्यकता कैसा पर नहीं, गरीब आदमी के लिए दिल नहीं होता है यहाँ पर। फिर बाद में मिश्रित में दोनों मिला दिया, निजी और सरकारी क्षेत्र सहयोग से कार्य करते हैं। मूलतः बाजार मार्केट बेस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की भी इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट की भी भूमिका होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी होती है,
ज़्यादा प्राइस हुआ तो गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर 1 था इसी के साथ यहाँ समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसका सबसे मेजर पहचान है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये शब्द आप में से शायद ही किसी ने कभी नहीं सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीडीपी तो इतना कॉमन वर्ड है। तो ये जीडीपी का कल पूरा एनालिसिस करेंगे, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे क्या कितनी होती है, जीडीपी मेजर कैसे करते हैं, और कई सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।